हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो उसकी सभी यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा रही हूँ और मैंने उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के नाम से प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और उसमें आपको अपने बीए से इंग्लिश लिटरेचर का ये जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर है उसकी ऑल यूनिट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी और जो आपके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। और मैं एमसीक्यू वीडियोस भी अपलोड की हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ लीजिएगा, सभी आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन। देखिए, जो आपके सिलेबस में पोएम्स हैं तो सभी पोएम्स के क्रिटिकल एप्रिसिएशन एग्जाम में आ जाते हैं, तो किसी भी पोएम का दिया जा सकता है आपको एग्जाम में। तो मैं सभी पोएम्स का ये भी कंप्लीट करवा रही हूँ, मैंने बहुत सारी पोएम्स का अपलोड भी कर रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में एक पोएम है W.B. ईस्ट की द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। इस पोएम के क्रिटिकल एप्रिसिएशन को आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो बहुत अच्छे से समझिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पर या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग इसको और याद कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी ये पोएम है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं करवा चुकी हूँ, एक एक वर्ड की मीनिंग बता के अच्छे से पोएम पढ़ा दी है। तो पोएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना पोएम पढ़े तो आप कर नहीं पाएंगे इसका एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो आज चलिए देखिए आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इंटाइटल्ड द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। तो कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन, ये आपकी हेडिंग है, इसी तरह से हेडिंग डालकर एग्जाम में लिखिएगा। द पोएम इंटाइटल्ड द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक एस्केपिज्म। देखिए, जो पोएम है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री वो एक एग्जाम्पल है रोमांटिक एस्केपिज्म का। द पोएम कैन बी कॉल्ड ट्रैंक्विलिटी रिकलेक्टेड इन इमोशन। देखिए, द पोएम या जो पोएम है द कैन बी बन हो सकती है, मतलब कही जा सकती है ट्रैंक्विलिटी मतलब स्टूडेंट्स होता है शांति, रिकलेक्टेड मतलब होता है याद, मतलब याद किया गया हो या याद आया हो, और इमोशंस मतलब भावनाएं। तो देखिए, शांति में भावना को याद किया गया है, इस पोएम को हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पोएम है इसमें जो पोएट हैं वो बहुत ही शांति से बैठकर सोचते हैं एक आइसलैंड के बारे में जिसका नाम इनिसफ्री होता है। आप लोग अगर मेरे साथ उस पोएम को पढ़े होंगे तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो पोएम आप लोग इसको पढ़ने के बाद पढ़ लीजिएगा। इट शोज दैट द पोएट इज एन एस्केपिस्ट। देखिए, इट शोज, यह शो करता है, द पोएट यानी पोएट इज एन एस्केपिस्ट मतलब स्टूडेंट्स होता है पलायनवादी। तो यह शो करता है कि पोएट क्या है, एक पलायनवादी है। ही बिकम्स, यहाँ पोएट के लिए ही यूज हुआ है, ही बिकम्स यानी वह बन गया है, यानी पोएट बन गया है। डिस्गस्टेड विद एमलेस लाइफ ऑफ लंदन, यानी पोएट बन गया है। डिस्गस्टेड मतलब होता है निराश, यानी कि जो पोएट है वो बहुत ज्यादा निराश हो चुका है। विद एमलेस मतलब जिसका कोई उद्देश्य न हो, एमलेस यानी एम मतलब उद्देश्य, लेस जिसका कोई उद्देश्य न हो। लाइफ ऑफ लंदन, तो लंदन की जो जिंदगी है उस जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो उस जिंदगी से पोएट बहुत ज्यादा निराश हो चुका है, बोर हो चुका है। तो इसीलिए वो लंदन में नहीं रहना चाहते थे, तो उसी के बारे में उन्होंने पोएम में एक्सप्लेन किया था। पोएम पढ़ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। He feels that the life of materialism is not the life of pleasure. He feel, उसने महसूस किया that the life of, कि ये जो जिंदगी है मेटेरियलिज्म मतलब होता है भौतिकवाद,
यानी ऐसी दुनिया, ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ भौतिकवाद भरा हुआ है, दुनिया का ही शान और शौकत, दुनिया के खाने पीने की चीजें इंसान भाग रहा है। दुनिया के पीछे जब इंसान भागता है तो उसे मैटेरियलिज्म या भौतिकवाद कहा जाता है। तो पोएट का ये कहना है कि ये जो भौतिकवाद जिंदगी है वो उसके लिए प्लीजर यानी खुशी का बायस नहीं है, यानी पोएट इस जिंदगी से अब खुश नहीं होता है। वो ये जिंदगी, ये मैटेरियलिज्म की जिंदगी उसे अब खुशी नहीं देती है। बीइंग टायर्ड ऑफ मैटेरियलिज्म, बीइंग टायर्ड ऑफ मैटेरियलिज्म यानी वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका है, थक चुका है इस भौतिकवाद जिंदगी से। ही वांट, वो चाहता है, टू एस्केप, रहना, टू द आइसलैंड ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री के आइसलैंड में वो अब रहना चाहता है। स्टूडेंट्स, आप लोग अगर पोएम पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि पोएट ने किस तरह से आइसलैंड में रहने की इच्छा की है, वहां रहने की, वहां बसने की। तो वो भौतिकवाद से बहुत ज्यादा उब चुके थे, थक चुके थे, तो इसलिए वो रहना चाहते थे आइसलैंड इनिसफ्री में। दिस आइसलैंड इज लोकेटेड ऑन द ऑफ शोर ऑफ लॉव गील इन स्लीगो काउंटी। देखिए, ये जो आइसलैंड है वो लोकेटेड है ऑन द ऑफ शोर ऑफ लॉव, यानी कि शोर मतलब होता है तट या किनारा, लॉफ यानी लॉफ के किनारे पे ये लोकेटेड है, गिल इन स्लीगो काउंटी में। तो दिस इज एन ऑर्डिनरी आइसलैंड, तो मतलब कि यद्यपि, दिस यानी यह, इज मतलब है, एन ऑर्डिनरी आइसलैंड, ऑर्डिनरी यानी साधारण आइसलैंड, यानी ये जो आइसलैंड है वो एक साधारण आइसलैंड है। बट लेकिन पोएट्स इमेजिनेशन हैज ट्रांसफर्ड इट इनटू आइडियल प्लेस। देखिए, ये एक साधारण सा ऑर्डिनरी आइसलैंड है, लेकिन पोएट इमेजिन करता है, कल्पना करता है उस आइसलैंड में हमेशा के लिए बस जाने की। वो उसके लिए, वो जो ऑर्डिनरी आइसलैंड है वो उसके लिए एक आइडियल प्लेस है और वो वहां पे अपनी अब शेष बची जिंदगी को वहीं पर गुजार देना चाहता है। उसी के लिए वो पूरी पोएम में उसी जगह को इमेजिन करता है, वहीं बसने की चाहत करता है। देखिए, अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है थॉट कंटेंट। देखिए, थॉट कंटेंट यानी पोएट ने जो इस पोएम के अंदर विचार किया है, थॉट मतलब विचार, कंटेंट यानी कि जो पोएम की विषय वस्तु है। तो इस पोएम में पोएट ने सिर्फ विचार किया है, सोचा है कि वो उस जगह पे जाएंगे तो क्या क्या करेंगे, किन किन चीजों के बारे में उन्होंने सोचा है। तो यही आपका हेडिंग एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा। When the poet sees a fountain in a shop window, जब पोएट ने देखा एक फाउंटेन, एक झरना इन ए शॉप विंडो से, he recollects his emotion associated with the lake isle of Innisfree। तो he recollects, उसने कलेक्ट किया या फिर रिकलेक्ट्स यानी याद किया या फिर रिकलेक्ट्स, his emotion, अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, एसोसिएटेड मतलब होता है संबंधित, विद द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री यानी कि जो लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री है उसके लिए उसने अपनी भावनाओं को कलेक्ट किया। ही डिसाइड्स टू गो टू द लेक कंट्री द आइडियल वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, पीस एंड इटर्नल ब्लीज एंड सेटल देयर। ही डिसाइड, उसने डिसाइड किया, उसने फैसला कर लिया, एकदम निर्णय कर लिया। टू गो टू द लेक कंट्री यानी उस लेक कंट्री में जाने का, उस आइडियल प्लेस पर जाने का उसने एकदम पूरा फैसला कर लिया, जो कि एकदम खूबसूरत है, ब्यूटी है, ब्यूटीफुल जगह है, पीस है जहाँ पे एकदम शांति, एकदम सुकून है। लंदन की गलियों की तरह वहां पे भागदौड़ और शोर शराबा नहीं है। तो पोएट को बस ऐसी जगह की ही इच्छा थी, तो उसने एक ऐसी जगह को इमेजिन किया जो कि उसके लिए एकदम खुशी के लिए, वह जगह उसको खुशी देगा, उसके लिए शांति की जगह होगी जहाँ पे बहुत ज्यादा सुकून होगा। एंड इटर्नल ब्लीज, और जो इटर्नल ब्लीज मतलब स्टूडेंट्स होता है जीवंत का आनंद, तो उससे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे वो अपने जीवन का हर आनंद ले सकेगा। एंड सेटल देयर, और वहां पे क्या है, वो सेटल हो जाएगा, वहीं पे वो रहेगा। He thinks that he would make there a small cottage of clay and twigs for his shelter। और देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है जब वो वहां पे बसने का प्लान कर लेते हैं कि वो जाएंगे वहां पे हमेशा के लिए बसेंगे, वहां सुकून होगा, शांति होगा,
तब वो सोचते हैं कि जब वो वहां पे जाएंगे तो एक स्मॉल वहां पे झोपड़ी बनाएंगे, कॉटेज, एक झोपड़ी बनाएंगे स्मॉल सी, क्ले यानी मिट्टी की, और पेड़ की टहनियों से गुथी हुई जो टहनियां होंगी उनको जोड़ करके मिट्टी से एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे, जिस झोपड़ी में वो रहेंगे। He would grow beans in rows and rear honey bees for his livelihood। और देखिए, आपने अगर मेरे साथ पोएम पढ़ी होगी तो आप समझ रहे होंगे कि जब पोएट ने वहां पे रहने की इच्छा कर ली थी कि वहां पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे, तो उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि वो एक कतार बनाएंगे जिसमें वो बीन्स लगाएंगे, वेजिटेबल्स लगाएंगे, मतलब उनकी जो वेजिटेबल्स की जरूरतें होंगी वहां से उस कतार से पूरी होंगी, पंक्तियां बनाएंगे जिसमें छोटा सा गार्डन बनाएंगे। और उसके अलावा वो क्या कहते हैं कि वो बहुत सारी बीज मधुमक्खियां भी पालेंगे जो उन्हें एकदम फ्रेश हनी प्रोवाइड करेंगी, जिससे वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सेंसियस वर्ड पिक्चर। देखिए, सेंसियस मतलब होता है भावमय वर्ड यानी शब्द, पिक्चर यानी कि दृश्य। तो जो जब वहां पे उन्होंने रहने की इच्छा कर ली, झोपड़ी बनाएंगे और क्या क्या करेंगे, मधुमक्खियां पालेंगे, बीन्स लगाएंगे, उसके बाद वो उस जगह की खूबसूरती के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं। द पिक्चर ऑफ स्मॉल कैबिन मेड ऑफ क्ले एंड वेटल्स। जो वो कैबिन होगी छोटी सी, जो उनकी झोपड़ी होगी, वो क्ले यानी मिट्टी और पेड़ की टहनियों से बनाएंगे। और देखिए, जो वेटल होता है, वेटल का मतलब होता है कि जो गुथी हुई वृक्ष की टहनियां होती हैं उन्हें वेटल बोलते हैं। अब देखिए, द रोज ऑफ बीन एंड द हायर ऑफ द हनी बीज आर वेरी सुपर। देखिए, उन्होंने जो अपनी छोटी सी झोपड़ी का वर्णन कर लिया, तो उसके बाद कहते हैं रोज मतलब होता है कतार, बीन मतलब होता है फलियां। ये जो बीन्स होती हैं स्टूडेंट्स, फलों में आती हैं, बीन्स सेम होता है, तो उसी की बात पोएट ने की थी पोएम में। तो ये जो फलियों की कतारें हैं, और द हायर ऑफ द हनी, जो मधुमक्खियां की हनी है वो क्या है, वेरी सुपर यानी बहुत सुपर है, बहुत मजेदार है। पोएट के लिए क्या है, वो बहुत अच्छी हैं। उसके बाद वो वहां के रात का और दोपहर का भी बताते हैं कि कितनी खूबसूरत सी जगह है। द मिडनाइट यानी जो उसकी आधी रात है उस आइसलैंड की, ऑल ए ग्लीमर यानी कि क्या है, एकदम ग्लीमर है, धुंधली प्रकाश है, जो अच्छा से मतलब एकदम धुंधला सा प्रकाश है मिडनाइट में, चांद की रोशनी में। तो बहुत खूबसूरत वर्णन बताते हैं कि वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, काफी खूबसूरत दृश्य होता है। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और नून यानी दोपहर, जब दोपहर होती है तो वो एकदम पर्पल कलर की होती है और एकदम ग्लो करती हुई, मतलब उसकी दोपहर की भी खूबसूरती का वर्णन करते हैं पोएट कि दोपहर भी एकदम पर्पल कलर की होती है, जो एकदम रोशनी होती है दोपहर में और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून होता है। क्रिएटेड इनहैंसिंग ब्यूटी, क्रिएटेड मतलब बनाती हैं, देखिए इनहैंसिंग मतलब होता है अद्भुत, ब्यूटी मतलब खूबसूरती। तो ये जो मिडनाइट में, ये जो मिडनाइट का वर्णन किया उन्होंने कि कितना अच्छा लगता है, और जब दोपहर की खूबसूरती का उन्होंने वर्णन किया तो बताते हैं कि जो दिन रात की वहां की खूबसूरती है वो उस जगह को एकदम अद्भुत बनाती हैं, बहुत अद्भुत बनाती हैं, खूबसूरत वंडरफुल बनाती हैं। स्टाइल एंड लैंग्वेज। अब देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है स्टाइल एंड लैंग्वेज, यानी इस पोएम में पोएट ने कौन सी स्टाइल, कौन सी लैंग्वेज यूज की है, कितने स्टैंजा हैं, इन सब की बात इस हेडिंग के अंदर होगी। तो आपको एग्जाम में ये भी बहुत अच्छे से मेंशन करके लिखना होगा। दिस इज अ लिरिकल पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच। देखिए, ये जो पोएम है एक लिरिकल पोएम है, कंसिस्टिंग ऑफ द 3 स्टैंजाज, और इसमें 3 स्टैंजाज हैं, और प्रत्येक स्टैंजा के अंदर देखिए 3 स्टैंजाज हैं, और हर एक स्टैंजा के अंदर 4 लाइन्स हैं। प्रत्येक स्टैंजा में क्या है, 4 लाइन्स हैं। ईच मतलब होता है प्रत्येक, यानी इसकी प्रत्येक लाइन, प्रत्येक स्टैंजा में 4 लाइन्स होती हैं। द वर्ड्स क्यूल्ड फॉर द पर्पज आर सॉफ्ट एंड मोनोसिलेबिक। देखिए, जो वर्ड्स हैं क्यूल्ड यानी चुनी गई हैं, फॉर द पर्पज आर सॉफ्ट यानी इसका जो पर्पज सॉफ्ट है, एंड मोनोसिलेबिक। देखिए, सेलेबिक यहाँ पे मोनोसिलेबिक का मतलब होता है कि एक पदीय या एक पदांश का,
क्योंकि स्टूडेंट्स सैलेबल मात्राएं होती हैं, तो मोनोसैलेबिक एक पदांश की मतलब चुनी हुई ये वर्ड्स हैं इसमें। देयर इज नो रिजिड सैलेबिक स्ट्रक्चर, देयर इज यहाँ पर नो नहीं है, यहाँ पर नहीं है। रिजिड मतलब होता है कठोर, सैलेबिक स्ट्रक्चर यानी यहाँ पर सैलेबिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल भी कठोर नहीं है, यानी सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी पोएम है, आप लोगों को मैंने पढ़ाई है। द नंबर ऑफ सैलेबल्स, और जो सैलेबल्स की संख्या है इसमें नंबर जो है, टू द लाइन्स रैंकिंग फ्रॉम 8 to 15, यानी लाइन्स में रैंकिंग मतलब होता है लेकर, फ्रॉम मतलब से, तो इसकी लाइन्स में 8 से लेकर के यानी 8 से लेकर के 15 सैलेबल्स हैं इस पोएम के अंदर। तो ये आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन में अच्छे से मेंशन करके लिखना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप हर चीज को बहुत अच्छे से लिखेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, एग्जाम में आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं या फिर सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, तो इन दोनों सब्जेक्ट की भी मैंने पूरी यूनिट्स कंप्लीट करवा दी हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी पढ़ते हो, घर पर कोई पढ़ता हो, तो सबको बता दीजिए, सबकी हेल्प होगी बहुत अच्छे से, सब कोई पढ़ेगा, अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।